अच्छा हुज़ैफा साहब, ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन बाइकआउट कर दिया पीटीआई ने, आपको एज ए गवर्नमेंट ये डिसीजन कैसा लग रहा है? देखिए, मैं गवर्नमेंट से ज्यादा एक सियासी कारकुन या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते इस पे जरूर ये रोशनी डालूंगा कि बाकी तो प्रॉज एंड कॉन्स एक तरफ हैं कि तहरीक इंसाफ इस पे क्या सोचती है, उनके पास ज़रा एक लंबी फहरिस्त होगी बताने की अपने ग्रीवेंसेस की या उनके गिले शिकवों की। लेकिन पाकिस्तानी दुनिया की सियासी तारीख में जब से मैग्ना कार्टा लिखा गया 1215 से आप देखें, जब किसी जमात ने किसी इलेक्शन का बाइकआउट किया है, जो भी उसके सर्कमस्टांसेस हो, उस जमात ने उसकी कॉस्ट अगले 3-4 इलेक्शन में पे की है। पाकिस्तान की अगर आप बात करें, आपको याद है जमात इस्लामी ने बाइकआउट किया 2008 से पहले। जमात इस्लामी अच्छी खासी स्ट्रेंथ रखती थी असेंबली में, लियाकत बलोच साहब और बाकी उनके एमएनएज लाहौर से जीता करते थे। उसके बाद वो जमात इस्लामी आज 2026 आगे ट्रैक पे नहीं चढ़ सकी। इसी तरीके से जब पीपल्स पार्टी और हम इकट्ठे मिलकर बाइकआउट कर रहे थे 2008 में बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन के बाद, तो जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को यही बात की थी कि बेनजीर की इस असैसिनेशन से बड़ा हादसा सानिया कोई नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमने बाइकआउट कर दिया तो मकसद अचीव हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जाहिर है एक इलेक्शन रिजल्ट से ज्यादा एक एक्टिविटी होती है। यानी आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ये सोचे कि जी मैंने जीतना है और मुझे जीतने नहीं दिया गया, बीइंग डेविल्स एडवोकेट, वो यही कहते हैं ना कि हमारे लिए फॉर्म 45-39 जो कहानी बयान करते हैं। लेकिन कम अज कम इलेक्शन से ज्यादा जो एक्टिविटी होती है उसमें आपका वोटर सपोर्टर पूरा तरीके से एक्टिवेट होता है, यानी वो डिमोरलाइज नहीं होता। यानी अगर आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूं, मेरे घर में ढोल बज रहा है, आपके घर में नहीं बज रहा, उनके घर में मातम का समा होता है। तो ये पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल मेच्योरिटी का सबूत देते हुए ये फैसला मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था। आल्दो के उनके पास एक लंबी पूरी फहरिस्त होगी जो हमें निशान नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ ये हो रहा है, हमें पहले हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमें रोक दिया। लेकिन इन सब के बाद भी अगर एक पॉलिटिकल कारकुन से आप पूछेंगे या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि निशान हो या ना हो, सियासी जमातों का इलेक्शन के अंदर मौजूदगी जो है वो उनकी जिंदगी की और उनकी रिवाइवल की जमानत होती है। इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन बहरहाल ज्यादा लोग इसके हक में थे कि नहीं लेना चाहिए। तो इसमें भट्टी साहब आपको सॉरी फॉर कट में वो लोग होंगे जिन्हें सियासत की अलिफ बे नहीं पता होगी, जिन्हें ये नहीं पता भाई अगर पीएमएलएन का कैंडिडेट 80,000 वोट लेता है और आपकी बात मैं बड़ी कर लूंगी हमारे साथ ज्यादती हुई है और आप 30,000 वोट लेते हैं, तो अगले इलेक्शन में हमें 30,000 से शुरू करना है ना, वरना आप अगले इलेक्शन में 0 से शुरू करेंगे, वरना आपकी गिनती 30,000 से स्टार्ट होगी। यानी 30,000 बंदा अगर कमिटेड खड़ा होगा, आपको पता होगा कि हमने 30,000 से इसको 80,000 पे लेकर जाना है। तो ये कोई दलील नहीं है। ये जरूर है कि मैं खेडन नहीं देंगा, ना खेलेंगा ना खेडन देंगा। वो तो कह रहे हैं ना खेडे तो आप नहीं देते ना, आपने बल्ला आपने ले लिया। देखिए मैंने आप ये देखिए कि मैंने एक सियासी कारकुन के तौर पर या पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के होने के नाते बातें की हैं। मैंने कोई बात नहीं की कि पीटीआई का निशान क्यों छीना गया, क्या इसके सर्कमस्टांसेस थे, आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, 9 मई की सूरत है, कोई मैंने बात ही नहीं की। मैंने सिर्फ एक बात की कि अगर उनके आप सियासी राय दी है इलेक्शन लड़ने वेलविशर के तौर पर राय होती तो सियासत के अंदर हर वक्त आप इलेक्शन जीतने के लिए इकदार की नहीं लड़ते, आप अपनी एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए लड़ते हैं। तो वो एग्जिस्टेंस बहरहाल आपकी मौजूद तभी साबित होती है जब आपका एक रिजल्ट आता है। यानी आप ये कहेंगे मैं तो इस इम्तिहान में अपीयर ही नहीं होऊंगा, क्यों भाई? क्योंकि एग्जामिनर जो है ठीक नहीं है। और भाई अगर आप वो प्रैक्टिस ही कर आ जाएंगे, वो सवाल उसकी तैयारी करेंगे पूरी, उन सवालों को सीधी से अटेम्प्ट कराएंगे, कम से कम कुछ ना कुछ तो आप गेन करेंगे ना। ये दलील दे देना कि नहीं चूंकि माहौल अच्छा नहीं है, वो म्यूजिक चला देते हैं, मेरे आगे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है वो मुझे नकल नहीं करने दे रहा, या पीछे वाला जो है मुझे तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, एग्जामिनर जो है बार बार आकर मेरा पेपर जल्दी खींच लेता है, ये कोई दलील नहीं होती। सियासत के अंदर आपने को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी अपनानी होती है, लोगों को बर्दाश्त करना होता है। लेकिन आप ये म्यूजिक ना चलाएं ना, और ना उनका पेपर छीने। नहीं, ये उनकी बात है, हम तो नहीं करते। हम तो इतना पीसफुल माहौल रखते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, किसी को जरूरत नहीं होती कि वक्त से पहले किसी का पेपर खींचे, ना पीछे वाले को इजाजत है कि उसके कान में कोई जो छेड़छाड़ करे। ये आप उन पर इल्जाम लगाते हैं। हुज़ैफा साहब, आज जेल रिफॉर्म्स के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें मौजूद चीफ जस्टिस साहब भी थे, वज़राए आला भी थे, और यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि या तो आप इख्तिदार में होते हैं या जेल में होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे लोग जेलों में जाते रहे, लेकिन जेलों में वो रिफॉर्म्स उस तरह नहीं हुई। तो आज ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 30 सेकंड में भट्टी साहब और आपका जो पिछला जो सेगमेंट या क्वेश्चन था, आप 30 सेकंड में भट्टी साहब का बयान ही उड़ा वो कभी किसी को वेल लेफ्ट भी कर दिया कर, आगे इतना बड़ा काम कर रहा है यार, जरूरी होता है। मेहरबानी। यानी वो पिछले ओवर आया, बात कर रहा हूँ आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने कहा ना कि वो सुकड़ नहीं सके फिर भी 80 सीटों पर आ गए। इसको आप इस तरह देख रहे हैं, मैं इसको इस तरह देख रहा हूं कि उस तरीके से सुकेड़ा नहीं गया, शोर ज्यादा था, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया गया। अगर प्रैक्टिकली कुछ किया जाता तो 80 सीटें ना हो। तो खुला मैदान, ये रिकॉर्ड पे ले लो ताकि तसल्ली हो जाए आगे। अर्ज ये है कि दूसरी बात ये कि जेल रिफॉर्म्स के हवाले से एक तो मैं बात ये है कि मैं तारीख का तालिब इल्म हूं
और तारीख का सबक यह है कि तारीख से कोई नहीं सीखता और तारीख हमेशा खुद को दोहराती है। और जितने भी पॉलिटिशियन, हम सब लोग बात कर रहे हैं, सबने हमें जेलें देखी, किसने कम किसने ज्यादा। गुजारिश ये है कि वाकई जब आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो मेरे ख्याल से उस पर तवज्जो उस तरीके से कम हो जाती है। हमजा साहब चीफ मिनिस्टर बने थे 4 महीने के लिए, उन्होंने जेल पे बड़ा काम किया था। मरियम साहब भी अब काम कर रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जेल में जब हम लोग होते हैं जो उस वक्त प्लान कर रहे होते हैं कि यही चीजें कीजिए, आइडलाइज कर रहे होते हैं, वो मेरे ख्याल से देयर इज अ लॉन्ग जर्नी टू गो। और पाकिस्तान में जेल रिफॉर्म के हवाले से वाकई एक मजबूत काम होना चाहिए। मैं समझता हूं कानून साजी होनी चाहिए, यानी कोई भी हुकूमत हो, यानी जेल को एग्जेक्टिव से मैं समझता हूं अलग होना चाहिए। यानी एग्जेक्टिव का मतलब है चीफ मिनिस्टर और जेल इंतजाम का मतलब आईजी जेल खाना जाए, यानी उसकी तैनाती और निजाम ऐसा हो कि कोई भी हुकूमत, क्योंकि उसमें जाहिर है अपोजिशन के लोग भी होते हैं, उसमें हुकूमत के लोग भी कोई चला जाता है, और उसमें जाहिर है क्रिमिनल्स भी होते हैं, कुछ इनोसेंट लोग भी होते हैं जो ट्रायल होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं वो ऐसी जगह है जिसके ऊपर ये इल्जाम खत्म हो जाए कि कोई भी हुकूमत जेल पर इन्फ्लुएंस करती है, इंटरफेरेंस मकसद है कि जेल में ठीक है आपका जो राइट टू मूवमेंट है, यानी आइन का एक मेन आर्टिकल आपका सल्ब हो रहा है, ठीक है, अगर वो किसी आपके जुर्म की वजह से सल्ब हो भी गए तो कम से कम ये ना हो कि हुकूमत इल्जाम आए कि हुकूमत ने बाकी जो आर्टिकल्स हैं आपका फंडामेंटल राइट मिलने का बाकी वो भी सबूत हो गए। तो मैं समझता हूं कि हमें यूरोपियन मॉडल को देखना चाहिए पाकिस्तान। और वैसे भी जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कैदियों के बड़े हकूक बताए हैं। यानी आपने तो कैदियों को बाकायदा उनसे तालीम हासिल करवाई, अपने मुसलमान उनको जिनको यानी दुनियावी तालीम का यानी ठीक है। तो मकसद कहने का ये कि हमें इस हवाले से आज की कॉन्फ्रेंस को हमें एक पॉजिटिव देखना चाहिए। एक तो चारों सूबों के वज़ीर आला एक रो में बैठे हुए थे, इसका एक पॉजिटिव मेरे ख्याल से इंप्रेशन है। और आज वज़ीर आला साहब ने जो बातें की हैं पंजाब की, ये केपीके के, उन्होंने बताया वहां पे तो प्रॉपर यूरोपियन मॉडल है। नहीं, मैं समझता हूं कि मजीद भी बेहतरी की गुंजाइश है। जी जी, क्योंकि 7 महीने से इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई है। अब इसमें तो यही है कि यूरोप, इतनी देर में तो बंदा यूरोप से आके जो है मिल के चला, लंबी हो जाएगी। मैं समझता हूं बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकात ना कराने का मैं कोई दिफा नहीं कर रहा, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया है इमरान खान की, इमरान खान ने जो कुछ किया है, जो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, मैं उसका भी दिफा नहीं कर सकता। मकसद कहने का यह है कि आप में सियासतदान और लीडर में जो फर्क होता है, लीडर अगली नस्ल के बारे में सोचता है, सियासतदान अगले इलेक्शन के बारे में सोचता है। यानी लीडर में बड़ा ज़र्फ होता है, बर्दाश्त होती है। लीडर गाली देना नहीं सिखाता, यहाँ लीडर खुद सख्त बात कर देता है। यानी लीडर तो बहुत सारे यानी अपने ऊपर आजमाइशें बर्दाश्त कर कर लीडर जो है अपनी जो यूथ है या अपने जो वोटर्स है उन्हें बचाता है। चले, मुझे उज़ैफर साहब एक तो इस पे भी जरूर कमेंट कीजिएगा, और उसके साथ एक और जो बड़ा आजकल प्रेसिंग इशू है गुज़िश्ता चंद हफ्तों से, जो ऑयल प्राइसेस हैं। अब ये कहा जा रहा है कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, प्राइसेस नीचे आनी चाहिए, हुकूमत पर काफ़ी तनकीद भी होती रही। उतना हुकूमत तो कहती है हमने रिलीफ दिया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं प्राइसेस अभी भी उस लेवल पे नहीं आई। तो क्या उस सिलसिले में भी कोई पेशरफ्त हो रही है आने वाले दिनों में? जी कायम साहब मेहरबानी। एक तो आज मेरे ख्याल से जो हमने डिस्कशन की है तीनों अफराद ने, आपने बता मेज़बान, हमने दो मेहमानों के तौर पर, मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव डिस्कशन है। लेकिन ये सियासी से ज़्यादा एक लिटरेरी गुफ्तगू है। यानी हम सब ने असूली बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन मसला ये है कि हम जब एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो 4 हमारी अपनी तरफ भी होती हैं। यानी हम ये तो कहेंगे, यानी मैं PMLN से अगर नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि सामने वाली जमात ये गलतियाँ कर रही है, लेकिन मैं अपनी 2 गलतियाँ नहीं बताऊँगा। और अगर सामने वाली जमात होगी वो उसकी चलें 2 नहीं होंगी, 1 गलती तो होगी ना। तो मकसद कहने का ये है कि कौमों की जब भी तकदीर लिखी जा रही होती है या कौमों ने यानी उनकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ ज़रूर आते हैं कि जब वो ऐसी नहज पे पहुँच जाते हैं, मेरे से पाकिस्तान उसी नहज पर है। सारी सियासी जमातों को असर नौ सोचना चाहिए कि किसने क्या क्या किया है, और ज़ाहिर है किसने कम किया किसने ज़्यादा किया। वो कहते हैं एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। और मेरे ख्याल से जो आदमी जो कहते हैं, आदमी जो करते हैं ज़िंदगी भर, वो सदाएं पीछा करती हैं। आज भट्टी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले इनसे इनके मैं ऑनर का पूछ रहा था इनसे, तो उन्होंने कहा जी मैं अभी मिला उनसे, तो मैंने कहा मेरा सलाम दीजिएगा। मुझे याद है कि उनका कोई जुर्म नहीं था, बानी तहरीक इंसाफ को किसने कान में जाके ब्रीफ कर दिया, फूंक मार दिया, उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। यानी मकसद कहने का ये कि वो ज़ाहिर है मुझे नहीं समझ आती, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी, किसी की आ लग सकती है इंसान को। ये हमारे लिए भी है, क्योंकि अली रज़ा का कॉल है कि अगर कुर्सी इतनी मजबूत होती है तो मुझ तक कैसे पहुंचती है, बड़ी कमज़ोर कुर्सी होती है, इसलिए हमें सोचना चाहिए। दूसरा आपका बड़ा अहम सवाल है, रेलिवेंट है। एक तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला जल्द पेट्रोल मसनूआत की कीमतें साबका स्टेटस पर लेकर आ रहे हैं, और साबका स्टेटस है 250 से 270 के दरमियान। यानी उसमें डीजल की जरा ज्यादा थी, पेट्रोल की कम थी। लेकिन जो पिछले हफ्ते रिलीफ देना था वो इसलिए मुंतकिल नहीं किया, आपके प्रोग्राम में मैंने वजाहत की थी
कि चूंकि हम पहले वीक में जो 70-80 रुपए कीमतें बढ़ाई कम की थी, वो ऑलरेडी रिलीफ आवाम को मुंतकिल कर चुके थे, वो जरा हमारे पास गुंजाइश नहीं बची थी। और अभी जरा क्रूड ऑयल एकदम कम हुआ, कुछ हम सिंगापुर का जो फार्मूला है उसको फॉलो करते हैं। अब मेरे ख्याल से 1.5-2 हफ्ता मजीद गुजर चुका है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद रोज में अवाम को पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के हवाले से खातिर ख्वाह रिलीफ मिलेगा। ठीक है।